हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है आपका 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन विभिन्न गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लोगों को गठिया के बारे में अवेयर किया जाता है, यानी जिन लोगों को गठिया की बीमारी है वो और ज़्यादा न फैले और जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को स्वस्थ रखने के लिए गठिया के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गठिया क्या है, गठिया के केस में आप कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, गठिया का ट्रीटमेंट क्या है और गठिया को लेकर के लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम है, कुछ भ्रांतियां हैं। इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अर्थराइटिस है क्या। तो अर्थराइटिस एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थ और आइटिस। आर्थ का मतलब है जॉइंट और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो अगर हमारे शरीर के किसी भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आती है तो उसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। वैसे तो देखें विश्व भर में अर्थराइटिस के जो प्रकार हैं वो 200 से ज़्यादा प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः हम भारत के बारे में बात करेंगे। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की अर्थराइटिस पाई जाती है, जिसमें से एक है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड है, यानी उम्र से संबंधित है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जॉइंट स्टिफ होते जाते हैं, यानी जॉइंट में अकड़न आती है, जॉइंट के बीच में स्पेस कम होने लगता है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा जो अर्थराइटिस का प्रकार है वो है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे जॉइंट को इन्फ्लेम करने लगता है, जॉइंट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और तीसरा इसका जो प्रकार है वो है आपका गाउट, जिसे हम गठिया कहते हैं, और ये मेनली यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। चौथा जो इसका टाइप है वो है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, यानी किसी प्रकार की इंजरी या कोई चोट लगने की वजह से जो अर्थराइटिस होती है, यानी जॉइंट के अंदर जो सूजन आती है। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंट प्रकार के अर्थराइटिस के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थराइटिस के साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो वैसे तो अर्थराइटिस का जो साइन और सिम्टम्स है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, लेकिन इसके कुछ मुख्य साइन इस तरीके से हैं कि जॉइंट में सूजन होना, यानी जॉइंट में अकड़न होना, यानी अगर जॉइंट में कोई किसी भी प्रकार की सूजन है, जॉइंट में जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है। साथ में जॉइंट का रेडनेस होना, यानी उसमें लालापन रहना, या आप ये कह सकते हैं कि जॉइंट के एरिया का हल्का सा गर्म रहना, या आप ये कह सकते हैं कि उस एरिया में थोड़ा हीट जैसा महसूस होना। ये सारे करेक्टर देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके ये जो लक्षण है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी क्यों करते हैं, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप हैं और इन अलग अलग टाइप में आपको ये लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन आपको मेन लक्षण ये है कि जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होना, यानी उसमें सूजन होना, जॉइंट का रेडनेस होना, जॉइंट में स्टिफनेस रहना, ये सारे जो है करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अर्थराइटिस के रीजन क्या है, यानी किन वजह से अर्थराइटिस हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो एज रिलेटेड है उसको हम जो है उम्र के साथ वो होगा, लेकिन इसे ट्रीटमेंट के जरिए इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर और भी देखे गए हैं, जैसे जिन लोगों के अंदर जो है ओबेसिटी ज़्यादा है, यानी जो लोग मोटापे से सफ़र कर रहे हैं या जो लोग डायबिटिक हैं, उन लोगों में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल सकती है। साथ में कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। और बात करें ये कई बार जेनेटिक भी हो सकता है, यानी जेनेटिक डिस्पोजिशन जिसे हम कहते हैं कि अगर फैमिली में किसी मेंबर को, यानी किसी पेरेंट्स को, किसी के पेरेंट्स को अर्थराइटिस है, तो उसके चांसेस जरूरी नहीं है कि वो प्रोजेनी में आए, यानी उनके बच्चों में आए, लेकिन उसके चांस बढ़ जाते हैं कि आप उस बीमारी के लिए 25 से 30% ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। साथ में हमारी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी है, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है अर्थराइटिस के लिए। अल्कोहल कंजप्शन करना अर्थराइटिस के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, यानी जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में अर्थराइटिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि किसी आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, उस दौरान ऐसा हो सकता है। या आप किसी स्पेसिफिक पोल्यूशन के एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, आपकी जो वर्किंग प्लेस है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो उस दशा में भी जो है व्यक्ति में अर्थराइटिस देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अर्थराइटिस के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। तो वैसे तो अर्थराइटिस का जो एग्जामिनेशन है, इसकी जो पहचान है, ये मेनली आपके डॉक्टर के द्वारा डिसाइड की जाती है, क्योंकि इसमें पेशेंट का एग्जामिनेशन कंपलसरी है और पेशेंट के द्वारा बताए गए जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पर हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं।
जिसमें आप बता सकते हैं, जैसे पेशेंट शिकायत करेगा कि उसमें जॉइंट उसके स्टिफ रहते हैं, चलने फिरने में उसे तकलीफ होती है, जॉइंट में गर्म फील होता है यानी वार्म जॉइंट रहते हैं, ये सारी कंडीशन साथ में डॉक्टर के द्वारा उसे एग्जामिन किया जाता है। इसके आधार पे हम जो क्या है इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर बात करें इसके कुछ लैब टेस्ट की, तो लैब टेस्ट में आप रूमेटॉइड फैक्टर यानी RA फैक्टर हम जांच करा सकते हैं। ब्लड के अंदर हम कुछ और इस तरीके के टेस्ट जैसे एंटी-CCP टेस्ट करा सकते हैं। अगर बात करें एक्सरे, CT स्कैन और कई बार MRI को भी रिकमेंड किया जा सकता है एडवांस स्टेज को जानने के लिए। तो ये सारे टेस्ट मैंने आपको बताए जो इनिशियली हम इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं कि इसके जो आपके अर्थराइटिस के बारे में लोगों के कुछ भ्रम है। अर्थराइटिस के बारे में लोगों का भ्रम है कि ये ओल्ड एज का ही बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी जनरली 30 से 50 साल के बीच में लोगों को होती है, लेकिन ये छोटी कम उम्र के लोगों में भी हो सकती है, जिसे हम जुवेनाइल अर्थराइटिस कहते हैं। तो मेजर जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड होती है 30 से 50 वर्ष की, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। दूसरा सवाल जो डाउट रहता है लोगों का कि अर्थराइटिस केवल जॉइंट को प्रभावित करती है, तो ऐसा नहीं है। अर्थराइटिस की वजह से बॉडी के कुछ अदर ऑर्गन भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें आपका हार्ट है, लंग्स हैं और इसमें स्किन है, ये सारी चीज़ें भी कई बार अफेक्टेड हो सकती हैं। नर्वस सिस्टम है, ये भी प्रभावित हो सकता है। तीसरा जो सवाल रहता है कि अर्थराइटिस के पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो लोगों का मानना ये रहता है कि उनके जॉइंट ऑलरेडी डैमेज हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे तो जॉइंट और ज़्यादा डैमेज होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये कंप्लीट मिथ है, यानी एक भ्रम है। अर्थराइटिस के पेशेंट को एक्सरसाइज करने से इंप्रूवमेंट होगा, यानी उसकी चीज़ें ठीक होंगी, न कि उसकी स्थिति खराब होगी। तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। चौथा जो डाउट रहता है या मिथ है वो है कि अर्थराइटिस के पेशेंट को दूध या दही जैसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थराइटिस के पेशेंट में अगर कहें तो हमें कैल्शियम और फॉस्फेट इनकी जनरली कमी रहती है, तो ऐसे पेशेंट में दूध दही की मात्रा को लेना चाहिए। हाँ, कुछ पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ उनको एग्जेजरेट कर दे उस रिस्पॉन्स को, तो कुछ पेशेंट में ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन ये कोई जनरलाइजेशन हम नहीं कह सकते। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को अर्थराइटिस का पेशेंट बिल्कुल ले सकता है। अब बात कर लेता हूं मैं इसके बाद कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो प्रिवेंशन के लिए मैंने बताया कि जितना जल्दी हो सके, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है, यानी अर्थराइटिस में जो भी मैंने अभी लक्षण बताए, ये अगर लक्षण आपको आते हैं तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और कंसल्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में रूमेटोलॉजी एक एडवांस जो है डिपार्टमेंट है। रूमेटोलॉजी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसमें हम गठिया का इलाज करते हैं, उसमें रिसर्च की जाती है और प्रॉपर तरीके से हम इसे ट्रीट करने की बात करते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि लोगों का ये भ्रम है कि गठिया का इलाज नहीं है। मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि गठिया का बहुत अच्छा इलाज है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, वहाँ पे कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ दर्द निवारक पेन किलर यानी देते हैं, इसमें स्टेरॉयड देते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है और इसमें हम बहुत सारी रिसर्च ऐसी कर रहे हैं जिसके द्वारा पेशेंट को कंप्लीटली गठिया से मुक्ति मिल सकती है। तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक जो भी आपके एक्सपर्ट हैं आप उनसे मिलिए, और इसमें बहुत प्रकार की थेरेपी जैसे लीच थेरेपी है और अन्य प्रकार की थेरेपी देते हैं और पेशेंट कंप्लीटली रिकवर होते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको गठिया डायग्नोसिस हो तो इसके लक्षण और ज़्यादा वर्स्ट ना हो, इसीलिए आप जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि लेट स्टेज में कई बार ट्रीटमेंट शुरू करने की वजह से इसमें जो डिफॉर्मिटी आती है, जो जॉइंट में टेढ़ापन आता है, या कह सकते हैं कि जॉइंट में और ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो बढ़ सकती है। इसीलिए जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लें और गठिया से मुक्ति पाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।